नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। इस वीडियो में हम लोग 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसके बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आपको मिलाना है। अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो बिल्कुल 1 से 100 तक जो प्रश्न है सबको मैं मिलाऊंगा और बिल्कुल समझाते हुए मिलाऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो दिया था तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, बट अपने टेलीग्राम पर किसी ने क्वेश्चन का जो है वो सेंड किया और तो मैं उनसे पूछा कि भाई यह प्रश्न क्या आप एग्जाम दिए थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, ये एग्जाम में दिया था और यही प्रश्न आए हैं। तो ये जो प्रश्न है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न जो है वह कहां से वायरल हो रहा है। अब ये तो जहां से जिस छात्र का उस पर क्वेश्चन पर तो बुकलेट नंबर है उससे पता किया जा सकता है। अगर आयोग चाहे तो ये जांच कर सकती है आसानी से कि भाई आखिर ये किस बच्चा ने जो है वह ये काम किया है। बाकी फिलहाल सोशल मीडिया पर यह बहुत ज्यादा वायरल है, तो वहीं से मैं प्रश्न को उठाया हूं और इसकी पुष्टि भी मैं उस बच्चे से किया हूं। तो उसने बताया कि हाँ सर, ये प्रश्न जो है वह आए थे। तो उसी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। 1 से 100 तक बिल्कुल सारे प्रश्न मैं कराऊंगा। तो देखिए, और हाँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं थे। तो देखिए, हर जिले में जैसे जोन में बांटा गया था तो अलग अलग प्रश्न आए हैं। तो जिनका भी ये प्रश्न है वो सब मिला लें। बाकी जैसे ही और भी प्रश्न पता चलेगा फिर मैं उस पर भी वीडियो दे दूंगा। बाकी ये 100 प्रश्न इसलिए आपको मिलाना आवश्यक है कि देखिए, अगर आप एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन आपको यही पैटर्न पर पूछेगा तो जो देने वाले हैं, जो आगे के डेट में एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बिंदुओं को सुनिएगा, उससे रिलेटेड कहां से प्रश्न बनेंगे ये सब मैं बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है? 1980 के दशक की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित याचिका, जनहित याचिका या सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो आपको पता है, ये मैं पढ़ाया भी हूं, PIL यानी जनहित याचिका के बारे में। यह 1980 के दशक में शुरू किया गया था और ये न्याय को और अधिक पहुंच तक करने के लिए यह किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जनहित याचिका। मिलाते जाइए बच्चों, मिलाते जाइए, जनहित याचिका, ठीक ना, जनहित याचिका एक आंसर ये हो जाएगा। तो सब आप मिलाते जाइएगा, सबका मैं आंसर खाली लिखते जाऊंगा। अच्छा, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं क्योंकि 100 आंसर लिखने हैं ना। जनहित, या तो फिर मैं बोल दूं तो आप लिख लें क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वह संसद के पास होता है। यह भी प्रश्न मैं आपको जब संविधान पढ़ा रहा था, आप पुराने वीडियोस जाकर के देखें, तो मैं ये चीज आपको बताया हूं कि कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वह संसद के पास प्राप्त है। तो 2 नंबर प्रश्न, दोनों प्रश्न हमारे यहां से आपको दिखाई दिए हैं, दोनों प्रश्न। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न तो अभी हाल ही में जो मैं कराया हूं संविधान का क्वेश्चन, उसमें भी मैं कराया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट में आपको कराया था। अनुच्छेद 112 में बताया था ना कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यह कौन पेश करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर सवाल चलते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक क्षेत्राधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार यानी मूल क्षेत्राधिकार की बात की जा रही है। तो मूल क्षेत्राधिकार में पता है क्या शामिल है? संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ये मूल क्षेत्राधिकार है। वैसे सारे अधिकार हैं, कुछ न्यायिक क्षेत्राधिकार है ना, कुछ दीवानी क्षेत्राधिकार है, लेकिन ये जो है यह मूल क्षेत्राधिकार है। तो इसका जो सी आंसर है वह सही हो जाएगा। सी आंसर में क्या है कि संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच जो विवाद है उसका निपटारा कराना। सारे प्रश्न मिलाते जाइए, सारे प्रश्न मिलाते जाइए और जो भी प्रश्न बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए, ठीक ना। या तो यहां पर आपको प्रश्न मैं प्रदर्शित करा दे रहा हूं, प्रश्न जो है वह प्रदर्शित हो जाएगा, आप उससे मिला लीजिएगा, ठीक ना, परेशान मत होइए। चलिए, 5वां नंबर सवाल।
सोबा रिगपा क्या है? सोबा रिगपा क्या है? तो सोबा रिगपा जो है, देखिए ऑप्शन है हिमालय का प्रारंभिक नृत्य, हिमालय की जनजाति, मेघालय की जनजाति। तो सोबा रिगपा जो है ना, वह हिमालय की प्रारंभिक दवा, जो सी ऑप्शन है, देखिए यहां पर जो सी ऑप्शन है हिमालय की प्रारंभिक दवा, वही है सोबा, वही है सोबा रिगपा। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं 6वां नंबर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किया था? कहां में किया था भैया? तो यह कोलकाता में किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू किया है। कहां में? कोलकाता में है। चलिए अगला सवाल आते हैं। हाँ, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत की बात की जा रही है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन आपके सामने, हॉकी इंडिया बलजीत पुरस्कार। तो ए ऑप्शन सही है। जी हाँ, हॉकी इंडिया बलजीत पुरस्कार ही दिया जाता है गोलकीपर को प्रदर्शन के रूप में। चलिए 7 नंबर सवाल हो गया। आते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर धुंधला है, पता नहीं चल रहा है इसका ऑप्शन। अच्छा चलिए 9वां नंबर आते हैं, 8वां हम फिर बाद में देख लेंगे। सामा चकेवा, जी हाँ, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो यह भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। तो भाई बहन कौन से ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन नंबर सी में है। जी हाँ, सामा चकेवा बिहार के एक त्योहार है, यह भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो वास्तुकार है, ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। मिलाते जाइए, सभी मिलाते जाइए, जितने भी हैं सभी मिलाते जाइए। और लगभग प्रश्न यहां से आपको आए हैं, जब आपने हमसे क्लास करा है या क्विज किया है, तो क्विज में ये वाला अहमद खान लाहौरी वाला प्रश्न आया है। जो बच्चे क्विज में जुड़े हैं उनको पता होगा। चलिए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जिसका नाम था जीवक, यह कहां में रहता था? तो जीवक पता है कहां में रहता था? यह राजगृह में रहता था। देखिए 11 नंबर प्रश्न कितना बढ़िया पूछा है कि यह जो जीवक है यह कहां में रहता था? तो यह राजगृह में रहता था। चलिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल जो है ना, ये गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर इसका मिल जाएगा। हालांकि इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 12 नंबर जो है ना, यह 12 नंबर में कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की क्या सोच है? तो लोग यही सोचते हैं कि ये सरकार का दायित्व है। तो सरकार का दायित्व ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, 12 का ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। यह सरकार का दायित्व है बाल श्रम खत्म करना, है ना। चलिए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए सार्थक प्रयास? क्योंकि जो बाल श्रम से है ना, ये बचपना जो है वह छीन जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। बाल श्रम के कारण बच्चों का जो बचपना है वह छीन जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इस वजह से इसको रोकना चाहिए। चलिए 14 नंबर सवाल का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह काम जो बच्चों के लिए उसके बचपन और उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है, यह बाल श्रम की परिभाषा है। चलिए 15 नंबर सवाल कह रहा है, राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो विधान परिषद के संदर्भ में यह लिखा गया है कि विधानसभा की सीटों का 1/3 होना चाहिए। विधानसभा की अगर सीट है उसका 1/3 होना चाहिए अधिकतम। तो ये जो है अधिकतम संख्या, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, मतलब 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए, संविधान सभा में चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा में चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन है जुलाई 1946, जुलाई 45, दिसंबर 46, दिसंबर 45। आपको पता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ये सारे प्रश्न जो है यह कराए हुए हैं, विधानसभा वाला भी कराया हुआ है। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े हैं मुझसे, वो बहुत खुश होकर के आए हैं और आते ही मैसेज किया कि सर एग्जाम बहुत बढ़िया गया, जो पढ़ाया बिल्कुल आया। तो देखिए, मैं फालतू नहीं पढ़ाता हूं। मैं पहले भी आपको कहता था कि मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूं, एससीईआरटी फॉलो करता हूं, और आपको देखने को मिल रहा होगा जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं उनको लग रहा होगा कितना टफ प्रश्न आ गया। जो लेकिन हमसे पढ़े हैं वो यही कह के आ रहे हैं
कि सर बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आया, और जो पढ़ाए वो आया। तो जुलाई 1946, ये सारे तो चटनिया प्रश्न हैं। अगर आप हमारे यहाँ पढ़े हैं ना तो आप कहेंगे कि सर ये चटनी है, चटनी सब कर देंगे। अब चलिए 17 नंबर देखिए दोस्तों, संसाधन का अभाव है। अभी भले ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन कंटेंट का अभाव नहीं है। मैं कंटेंट में किसी भी प्रकार के समझौता नहीं करता हूं। जो बच्चे जुड़े हैं, जो ईमानदारी से पढ़े हैं, जो सारे पीडीएफ उपलब्ध उनको कराया हूं मैं, वो बहुत खुश होकर के आए हैं। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? देखिए ये प्रश्न मैं कितनी बार कराया हूं आपको पता है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है। देखिए यही समझना चाहता, राष्ट्रपति तो हटाता ही है, लेकिन कब? जब संसद के दोनों सदन पारित कर दे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होने वाला है ना। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए? हाइड्रोजन गैस। बच्चे जानते हैं इसका, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का परमाणु प्रतीक Fe। बच्चे जानते हैं, बहुत ज्यादा इसमें वो है नहीं। चलिए आगे, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। जी हां sp3 है। हालांकि यह प्रश्न मैं नहीं कराया था, झूठ मैं नहीं बोलूंगा, यह प्रश्न मैं नहीं कराया था आपका, ठीक ना। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3 है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए, यूरोप के स्केच, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजकुमार। जी हां, यूरोप के स्केच जो है इसके लेखक हैं राजकुमार। चलिए देखिए, मुहावरा वाला है और ये प्रश्न मैं कराया हूं। मुहावरा का वीडियो है पड़ा हुआ, एक ही वीडियो में दिया था मुहावरा का, उसमें जाकर के आप देख लीजिए। यह प्रश्न है, मुहावरा है, उसका अर्थ है छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना और छाती ठोकना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए मैं यहां मिलान कराया हूं, प्रश्न संख्या 23 का मैं यहां मिलान कराया हूं। हाँ मिलान कराया हूं। तो छाती पर मूंग दलना यानी कि 23 प्रश्न 23 का है ऑप्शन नंबर सी। ए में 4 है, छाती पर मूंग दलना यानी साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना यानी बी में है 1, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। सी में है छाती पर सांप लौटना, तो सी का है सी में 3 यानी कि ईर्ष्या करना, ठीक ना। और डी में है छाती ठोकना, तो डी का है 2 यानी कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना। यानी इसका जो सी ऑप्शन है सही है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, ये देख लीजिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। मैं मिलान कराया था तो ये सही है। चलिए हाँ अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह सही नहीं है, तो इसमें है राज्यसभा, राजा के लिए सभा। लेकिन यहां पर विग्रह जब हमने देखा तो यहां पाया कि राजा की सभा है राज्यसभा। जी हां, राजा की सभा, राजा के लिए नहीं। तो इसमें 24 का हमें ए लग रहा है सही, 24 का हमें ए लग रहा है। बट इसको अभी कंफर्म नहीं करेंगे, इसको जब मैं मिलाऊंगा, चूंकि देखिए 100 प्रश्न थे तो जल्दी आपको क्वेश्चन कराना भी था, तो 2-3 प्रश्न जो है वो थोड़ा सा डाउट में है। 24 का आप डाउट में रखिएगा। देखिए मैं जो भी है ईमानदारी पूर्वक लेकर के आया हूं, आपको छलने नहीं आया हूं, आपको ठगने नहीं आया हूं। बाकियों की तरह जो रियल चीज है मैं वही बताऊंगा। तो 24 नंबर जो प्रश्न है उसका मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल ए है, बाकी इसका अभी डिटेल में देख करके फिर मैं आपको बता दूंगा। चलिए 25 नंबर सवाल, खाली स्थान है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया है। कितना प्यारा प्रश्न है, बायोलॉजी का जो वीडियो पढ़ा है उसमें आप देख लीजिए, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी कराया है और वैसे भी पढ़ाया है। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। यह प्रश्न कम से कम भी तो 5 दफा आपको कराया हूं, 5 दफा। मुझे इसी बात की खुशी है कि जो भी बच्चे ईमानदारी से हमारे साथ अध्ययन किए थे वो आज बिल्कुल खुश होकर आए हैं, ये चीज है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उद्योग पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान कराता है? वीडियो जाकर के देख लीजिए, सारे प्रश्न पढ़े हैं। ये वाला भी कॉलन काइमा मैं आपको बताया हूं, तो इसका सही आंसर जो है वह कॉलन काइमा है। चलिए, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में संग्रहित करती हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। जी हां, ऑप्शन नंबर सी 2005 में पारित हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस घोषित किया गया है किस वर्ष को?
तो 2023 को यह प्रश्न भी कराया गया है, यहां तक कि यह प्रश्न भी कराया गया है, यह प्रश्न मैं आपको कराया हूं और इसका जो सही आंसर है यह है 2023। देखिए ऑप्शन नंबर सी, अगर आपको दिख रहा होगा तब। चलिए अगला चलते हैं। लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित रहता है? तो देखिए कोशिका भित्ति तो पादप कोशिका में रहेगा ही, कोशिका भित्ति तो रहेगा ही, प्लेस्टिड भी रहेगा ही, रसधानियां भी रहता ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तारकाय जो है यह नहीं रहता है, तो बी ऑप्शन सही है। प्लाज्मोडियम, अच्छा कैवा नंबर सवाल है, मैं यहां लिखा हूं हाँ 32 नंबर सवाल है। चलिए क्योंकि कट गया है ना यहां, तो चलिए 32 नंबर सवाल, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में देखिए यहां पर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन है मुकुलन, बहुविभाजन, द्विविभाजन और पुनर्जनन। देखिए ये वाला प्रश्न है, आपको अगर दिख रहा होगा प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, बी बहुविभाजन, इसमें बहुविभाजन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल, अगला कट गए हैं सारे प्रश्न। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हालांकि हाइड्रा के बारे में मैं बताया हूं, बट इसमें जो ऑप्शन नंबर ए या बी में ही एक आंसर है, हमारे ख्याल से बी पर आप लोग जाइए। हाइड्रा में मुकुलन का अभाव समसूत्री विभाजन से होता है, उद्भव है, अभाव नहीं है। तो मुकुलन का ये तो पता है कि हाइड्रा में मुकुलन होता है, लेकिन शायद समसूत्री विभाजन से होता है, तो बी इज द राइट आंसर होने वाला है यहां पर। बाकी जो प्रश्न, 2-4 प्रश्न जो डाउट में है उसको मैं फिर क्लियर करा दूंगा, घबराने की बात नहीं है। वैसे लगभग मान के चलिए कि सही ही है। चलिए एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 34। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर भी निर्भर करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, उष्मायन ताप पर भी लिंग निर्धारण करता है। ज्यादा ताप होने से भी लिंग जो है वह बदल जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला चलते हैं। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में तो सु का प्रयोग हुआ, और कौन सा वाला सु? देखिए सु तो 2 है, ये वाला सु, ठीक ना, इसका प्रयोग किया गया है। यहां फिर से मैं लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा। अरे यार सारे मार्कर आज ही धोखा देने थे। हाँ, इस उपसर्ग का प्रयोग किया है स्वागत में। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कह रहा है तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, कह रहा है कि क्या अविश्वास है? तो नहीं, बिना सोचे विचारे विश्वास करते हैं उसको अंधविश्वास कहते हैं, ना कि अविश्वास। तो यहां तो ए ही ऑप्शन जो हो जाएगा वह असंगत विकल्प हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संस्थाओं के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करती है? कौन सी कंपनी? तो वह कंपनी है, पता है? देखिए क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। जी हां, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कराता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये सारे प्रश्न मैं कराया हूं कि नहीं कराया हूं? ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, कराया हूं कि नहीं कराया हूं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अपना बिहार ही है। चलिए गगन शक्ति 2024 का आयोजन तो पोखरण के पास हुआ है। अब आपको पता ही है कि पोखरण कहां में है, तो पोखरण आपका राजस्थान में है, बहुत ही इजी है। चलिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो यह मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, ऑप्शन नंबर बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, इस श्रेणी में इसने मेडल हासिल किया है, पदक हासिल किया है। लीची पर अनुसंधान संस्थान, तो लीची आपको पता ही है मुजफ्फरपुर, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो मुद्रास्फीति से जनसंख्या निर्धारण का कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। देखिए निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार मतलब बेचना उचना इसमें नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, राम के पास एक गाय है और वह उसका दूध स्वयं उपभोग करता है, बेच कहां रहा है? बाजार से इसका कोई मतलब नहीं है।
राम के पास गाय है, वो स्वयं दूध पी ले रहा है उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए प्रश्न संख्या 45 है, अगर आपको दिख रहा हो तो शायद, है ना, मुझे नहीं लग रहा कि दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर देख लेते हैं जरा सा यहां से। हाँ 46 नंबर सवाल है। अगर आपके पास भी एक क्वेश्चन है तो मिलाइएगा उसी से, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूं। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, तो भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तो बेचेंगी ही। बी ऑप्शन, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अरे विश्व स्तर पर तो उत्पादन किया ही जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सही नहीं है, यानी कि गलत है, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका ए ऑप्शन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको, मैं कहां गया मार्कर, मेरा चल ही नहीं रहा है। 47, इसका भी वही हाल है, 47 का जो है वह डी ऑप्शन। चलिए आप याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है यह है। चलिए आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें जो है देखिए विशेषण कह रहा है कि जो विशेषण आप पढ़े हैं ना, तो विशेषण में संख्या भी इंगित करता है। संख्या मतलब कि कितने लोग हैं, मात्रा, कहने का ये मतलब है मात्रा। तो यहां पर हो जाएगा जो विशेषण हो जाएगा वह ऑल हो जाएगा। ऑल, ऑल मतलब कि सभी, ये मात्रा को इंगित करता है ना, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, शुक्राणु, देखिए एक तरफ से शुक्राणु है और दूसरी तरफ से अंड है, इन दोनों का सामना होता है, वह कहलाता है फॉलोपियन ट्यूब। जी हाँ, फॉलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी भी उसको कह सकते हैं। 50 नंबर सवाल था ये। चलिए अभी 50 सवाल और बाकी हैं, परेशान मत, ये सारे सवाल को मैं मिलाऊंगा। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मस्तिष्क, कोई दिक्कत नहीं है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो मोलस्का, मोलस्का जो समुद्री जीव है, ये इनके जो लेयर होता है यह कठोर कैल्शियम का होता है, तो इसका जो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 53, हाँ 53 ही है ना, 53 है, ठीक 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लसिका के संदर्भ में गलत है। गलत कथन है, लसिका परिवहन का कार्य करती है, बिल्कुल करती है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन है, बिल्कुल सही है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। लसिका जब आप पढ़ेंगे ना तो यह वसा का वहन करती है, अमीनो अम्ल का नहीं करती है, तो यही जो है सी इज द राइट, यानी कि सी गलत ऑप्शन होना चाहिए। एक कौन सा प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 54 है। चलिए ये डाइवर्जिंग मिरर इज, हाँ एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है, ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल या सेविंग, तो यह है जो ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण, यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो अपसारी है, अपसारी यह उत्तल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। एमीटर ए तथा वोल्टमीटर दोनों परिपथ श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों श्रेणी क्रम में, तो जी नहीं, श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं दोनों को। एमीटर को श्रेणी क्रम तथा एमीटर को श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी देखिए, एमीटर ए को श्रेणी परिपथ में तथा वोल्टमीटर बी को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है जो पढ़ देते हैं। एमीटर को, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों को परिपथ में समानांतर और एमीटर पर, चलिए छोड़िए, इसका बी जो है वह राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में, तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, एमीटर श्रेणी और वोल्टमीटर, यानी कि बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो संवेग कुल, देखिए द्रव्यमान अगर 4 गुना, आपने mv² वाला सूत्र पढ़ा होगा ना, आपने mv² वाला सूत्र, अगर चल ही तो नहीं रहा है, इसको मैं क्या करूं, सारे मार्कर आज फेल हो गए। देखिए mv² वाला अगर सूत्र आपने पढ़ा होगा तो हाँ चल गए, mv² वाला,
तो अगर मान के चलिए कि जो मास है वह 8 है, वेग जो है वह 4 है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 8, 16 8 कितना होता है, 16 8 128। अब कह रहा है कि इसको क्या कर देंगे 4 गुना, तो 8 चौके 32 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे 2 गुना, यानी कि 2 के पावर 4, तब भी 128 ही आएगा, यानी कि समान रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होने वाला है यहां पर। चलिए, विद्युत उपकरण को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है, तो पता है क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है, फ्यूज लगाना। आपके घरों में फ्यूज लगा होता है, जो ज्यादा अगर ओवरलोड होता है तो फ्यूज जल जाता है और आपके घर पे जो सामान है उसको बचा लेता है। बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर पार्क और टाइगर रिजर्व, तो देखिए टाइगर पार्क 1 और टाइगर रिजर्व भी 1, तो जो जिसमें एक ऑप्शन है वो लगा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या 59 है। चलिए सूची को मिलान कराना है, सूची को मिलान कराना है। भावर जो है, भावर है युवा निक्षेप, भावर के सामने तराई के सामने छिद्रपुर, भागर के सामने घने जल और खादर के सामने जो है वह पुराना जलोढ़। इसका सही मिलान क्या है, तो देखिए ए भावर जो हो जाएगा वह छिद्रपूर्ण हो जाएगा, ठीक ना, भावर जो हो जाएगा वह छिद्रपूर्ण हो जाएगा, और तराई जो हो जाएगा वह घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि 2 में 3, और 3 में आपका हो जाएगा भांगर में युवा निक्षेप, 3 में 4, और खादर में हो जाएगा आपका, खादर में हो जाएगा 4 में 1, यानी कि नहीं 3 में 4 है, हाँ भांगर में हो जाएगा पुराना जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते ही हैं, ये तो इजी है ही, और 4 में जो है खादर में हो जाएगा युवा निक्षेप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर और नई जलोढ़ मिट्टी खादर, ये मैं कितनी बार करा चुका हूं आपको, तो इसका जो सही मिलान है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां मिलान कराना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए गंगा नदी गंगा निम्नलिखित को सुमेलित करिए, गोदावरी गंगा कृष्णा कावेरी, ये बहुत इजी है, मिलान आप करा लेंगे, ये बहुत इजी है। प्रश्न संख्या 60 है, 60 है ना, तो गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी की जो सहायक नदी है, यानी कि गोदावरी की जो सहायक नदी है वह हो जाएगा प्रश्न संख्या 60, जी हाँ गोदावरी गंगा कहां गया, गोदावरी हो गया, गंगा हो गया। अच्छा गंगा में देखिए आप कोसी मिलान करें, कोसी किस में है, 2 में 4, 2 में 4, आप एक भी कर लेंगे ना तो आपका हो जाएगा 2 में 4, यानी कि 1 2 3 दोनों में 2 में 4 है। देखिए यहां पर आप 1 2 3 दोनों में 2 में 4 है, तो 2 को हम मान के चलिए कि 1 में 3। गोदावरी तो वेन गंगा आप जान ही रहे हैं, यानी कि 1 में 3 गोदावरी वेन गंगा, और 2 में हो जाएगा आपका 4, यानी गंगा को कोसी है, और 3 यानी कि कृष्णा है, तो कृष्णा को आप देते हैं कोयना, ठीक ना, 3 को क्या हो जाएगा कोयना किस में है 2 में, और 4 में कावेरी है, कावेरी अमरावती, 4 में कावेरी अमरावती, यानी कि 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 में है 1 4, ऑप्शन नंबर बी में है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 60 का सही हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न अभी हाल ही में कराया गया है, लास्ट ज्योग्राफी का जो क्लास है उसको जाकर के देखिए, एनसीईआरटी 10th क्लास मोनाजाइट एस्क के बारे में, रेत से हमने ये भी बताया था कि केरल में, तो आपको याद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए अर्बन का आपको कह रहा है कि अर्बन का जो अंडरलाइन है अर्बन का अपोजिट वर्ड, तो रूरल मारिए कोई दिक्कत नहीं है। 64 नंबर, दो संख्या जिनका योग 28 है और गुणनफल 187, तो 11 गुणे 17 187 और 11 + 17 28, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर, देखिए ये बहुत ही इजी है, ऐसे प्रश्न तो आप लोग कर लिए होंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलती है, 3 घंटे का समय लेती है, यानी कि 50 किलोमीटर के दर से चलती है 3 घंटे, यानी कि 150 किलोमीटर कुल था, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसको 2.5 घंटे में ही पहुंच जाना है, तो इससे दे दीजिए 5/2 में भाग, 2.5 का मतलब 5/2 है ना, तो 30 दूना 60, यानी कि 60 किलोमीटर के दर से अगर चलेगा तो पहुंच जाएगा। 50 चल ही रहा था, 10 किलोमीटर और ऐड कर दीजिए, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये गणित से ही है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा, तो नहीं, यहां दो रेखा खींची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो है यह गलत कथन है, पहला गलत है। और दूसरा, वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, तो हाँ बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि एक असत्य है और दो सत्य है। एक असत्य है, ऑप्शन नंबर बी, दो सत्य है और एक असत्य है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए, समानांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15 पदों का योग, तो इसका जो योग होगा ना, इसका सूत्र होता है, इसका आंसर आएगा -255। अगर आप -255 लगाए हैं तो सही इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। खाली स्थान है SER, विष तथा दवाओं को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका, तो यह यकृत कोशिका निराविष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 69 है, 69 मैं लिख देता हूं यहां। चलिए, प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहा है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। प्रश्न संख्या 69, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। तो द्रव्य संयोजी उद्दक, तो जो रक्त है, ब्लड है, यह तरल संयोजी उद्दक है। तो ए में आप 3 मिलाएंगे, ए में आप 3 मिलाइए, तो 1 और 2 दोनों में है। चलिए, उपकला उत्तक, ये त्वचा का ही होता है उपकला उत्तक, तो बी में 2, 1 में 3, बी में 2, यानी कि 1 और 2 दोनों में अभी चल रहा है। जोड़ों की सतह ये उपास्थि की बनी होती है, यानी कि सी में 4, तो सी में 4, हाँ बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी में 4। चलिए देखिए, इसका यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे के द्वारा प्रयोग किया गया। उन्होंने कौन सी गैस ली थी? तो उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था। कौन सा गैस? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 1-2 हैं मैथ के प्रश्न, तो थोड़ा सा उसमें समय लग जाएगा, इस वजह से वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो उसको मैथ का जो 2-4 प्रश्न छूटेगा वो हम अपने टेलीग्राम में उसका आंसर डाल देंगे सॉल्व करके। ये प्रश्न देखिए, आपको कितनी बार कराया हूं कि ध्वनि सबसे तेज तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, तो ठोस यानी स्टील हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से, ये प्रश्न भी कराया हूं। अच्छा, ये सब तो इजी प्रश्न है, लगभग सारे शिक्षक कराए ही होंगे। तो यह गोदावरी है, बहुत ही इजी प्रश्न था। चलिए, अब मिलान कराना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कराएं। कॉलम 1 को, हाँ, कोयना है राजस्थान, इतुरंगम, सरिस्का, देखिए सरिस्का जो है वह राजस्थान में है, यानी कि 3 में ए। कोयना है महाराष्ट्र में है, यानी 1 में सी और 3 में ए। केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं। बिहार में जब पहली बार लगा था राष्ट्रपति शासन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो कह रहा है कि राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है देवकांत बरुआ, जयराम दास, नित्यानंद कानूनगो या माधव श्रीहरि। तो जब पहली बार लगा था ना, तो ये थे नित्यानंद कानूनगो। जी हाँ, नित्यानंद कानूनगो थे। सी इज द राइट। बिल्कुल डाउट मत करिएगा, डाउट मत करिएगा, सही आंसर बता रहा हूं। चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। आजादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। तो जी नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत का जो 1935 है उसके तहत मिला था। तो सी इसका हो जाएगा सही आंसर, गलत कथन छाटना था। चलिए अगला प्रश्न, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो पीलीबंगा कालीबंगा के ही क्षेत्र में है, तो यह राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? ये बहुत भयानक प्रश्न पूछा, बहुत मतलब डीप में पूछा है। जौनपुर में नहीं है, फिरोजपुर में नहीं है, गियासपुर में है। गियासपुर वहीं दिल्ली के पास ही है, गियासपुर दिल्ली में ही कह लीजिए, तो गियासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है बेंगलुरु में है, ध्यान दीजिएगा, D81 का D। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो वायु जो है वह मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। सही क्रम कह रहा है। धातुओं का अभिक्रियाशील के घटते अनुसार घटते क्रम में लिख रहा है। पोटेशियम, एल्युमिनियम, जस्ता और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लीजिएगा।
चलिए अगला सवाल, एक दो मैथ का सवाल है उसको मैं स्किप कर रहा हूं। चलिए, राम 10,000 का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि? तो 10,000 है, ठीक ना, 10,000 है तो मूलधन गुणे समय, समय 1 साल गुणे दर 7.5 बटा 100, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी 3 शून्य से 3 शून्य 75 दाय को 750, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, एक दो प्रश्न छूट रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एक दो ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर मुझे भी नहीं पता है और सर्च करने के बाद थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा था और आप लोगों को क्वेश्चन भी देना था, तो दो चार ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूं, तो परेशान मत होइएगा। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ है? तो हेनरी कोट, बेशेमर नहीं है, बेशेमर स्टील के लिए था भाई, बेशेमर स्टील के लिए था, मैं बताया हूं इसको। यह है पर्ल्डिंग यानी संडोलन, संडोलन है सही आंसर, संडोलन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में, यह भी प्रश्न कराया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार को किस वर्ष दर्जा मिला है? देखिए वैसे तो दर्जा राजधानी बना भी 1912 में, दर्जा भी, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 1936 आप लगाइए। जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कोवलेंट बॉन्ड, हिंदी में देख लीजिए तो सहसंयोजिक आबंध, जी हां सहसंयोजिक आबंध। C6H14 के संरचनात्मक समावयवों की संख्या 5 होती है, कितनी होती है? 5 होती है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, मिलान कर लीजिएगा। चलिए, अल्फा कण है, अल्फा कण है द्विआवेशित हीलियम आयन, अल्फा कण है द्विआवेशित हीलियम आयन, इस पर लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, बट सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि दोगुना आवेशित चार्ज होता है इस पर, तो सही आंसर यही है हमारे ख्याल से, हाँ यही होगा, इंग्लिश पढ़िए इसका, तो यही होगा बिल्कुल। चलिए 94 नंबर, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप में क्या है भाई पहचानती है उसे कहा जाता है, तो उसे प्राइमरी की यानी प्राथमिक कुंजी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? देखिए जाकर के एनसीईआरटी में जब मैं ये क्वेश्चन कराया हूं वन वाला, तो संरक्षित वन भी पढ़ाया हूं, आरक्षित वन भी पढ़ाया हूं, अवर्गीकृत भी वन पढ़ाया हूं, राज्य वन में नहीं पढ़ाया हूं, तो राज्य वन इसका सही आंसर कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना और आईएएफ में अप्रैल 2024 में शामिल किया गया मिसाइल, तो यह मिसाइल है रैमपेज, कौन सा है? रैमपेज, इसका जो सी ऑप्शन सही है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक हैं गोटाबाया राजपक्षे, जी हां गोटाबाया राजपक्षे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2024 में शशि थरूर को, हालांकि पिछली वीडियो में नरेंद्र मोदी बता दिया था, लेकिन मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट देखा नहीं था, शशि थरूर है आंसर। और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल नहीं है? तो निर्भय जो है वह एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। तो 100 सवाल थे दोस्तों, 100 का आंसर मैं आपको करा चुका हूं। अच्छा छूटा उटा तो नहीं है ना, देख लेते हैं, नहीं लगभग। अब दो चार प्रश्न अगर छूटे होंगे तो उन प्रश्नों को आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे। और देखिए जो जितने भी आंसर बताया हूं बिल्कुल एनसीईआरटी का आंसर है, कोई काटेगा नहीं। अगर इससे मिलाने के बाद आपका जो भी अंक आ रहा है तो मान के चले कि एक भी नंबर नहीं कमने वाला है। तो फिलहाल एक चीज मैं और बता दूं जाते जाते, समय तो ज्यादा हो ही गया है, अगर आप चाह रहे हैं कि बाकी के बच्चे जो एग्जाम हैं वो सही से जाए, जैसे ए वाला गया है हमारे साथ जो पढ़े हैं उनका, तो जुड़ जाइए। जितने वीडियो हैं सब जाकर के फटाफट देखिए, एनसीईआरटी का जो मैं कराया हूं या फिर पॉलिटी का, तो सब देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि सारे प्रश्न भाई साहब पॉलिटी के एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं आया है, सब मैं पढ़ाया हूं। उसके अलावा साइंस भी मैं जो पढ़ाया हूं वो सारे के सारे लगभग दिखे हैं। कुछ प्रश्न 4-5 नहीं दिखे हैं, बाकी लगभग दिखे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर चाह रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो तो वीडियो जाकर के देखिए और सारे क्वेश्चन को रट जाइए 4 से 5 दिन में। फिर मिलेंगे, नमस्कार।